नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे करें किसान अनाज का लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण। खरगोश पालन है बेहतर आमदनी का जरिया। फसलों की मड़ाई करके किसान अपने उत्पाद को या तो मंडी में बेच देते हैं या फिर अच्छे बाजार भाव लेने की चाहत में भंडारित करते हैं, लेकिन हमारे किसानों को इनके सुरक्षित भंडारण पर कोई विशेष जानकारी नहीं होती, जिससे अनाज को घुन इल्लियों द्वारा खराब कर दिया जाता है। तो इसी समस्या को देखते हुए आप किस प्रकार से करें अनाज और दालों का लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। किसान जैसे ही कटाई कर लेते हैं तो अपना जो अनाज होता है उसको अपने जो लोकल भंडार गृह होते हैं उनमें सुरक्षित करते हैं। वहाँ दिक्कत आती है कीड़ों की और जो फंगस होती है उनकी। तो इन सभी जो दिक्कतें हैं उनको प्रबंधित करने के लिए या उनका प्रबंधन करने के लिए किसान भाई को हमेशा कटाई के दौरान ही उनका प्रबंधन प्रारंभ कर देना चाहिए। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है, जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। आमतौर पर कीड़ों द्वारा 2.55%, कटाई मढ़ाई द्वारा 1.68%, सूक्ष्म जीवाणु एवं नमी से 0.68%, चूहों द्वारा 2.50%, पशु पक्षियों द्वारा 0.85%, यातायात से 0.15% तथा प्रसंस्करण से 0.92% क्षति होती है। इस प्रकार लगभग भंडारण ठीक प्रकार न हो पाने के कारण अनाज का लगभग 10% का प्रतिवर्ष नुकसान देश में होता है। प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम उनको जब भी वो फसल की कटाई करें तो जब बीज है जो फसल अच्छी तरीके से सूख जाए उसी समय कटाई करनी चाहिए। और उनको जब कटाई करते हैं, जैसे ही फसल काट ली है उसके बाद में अगर जो अनाज है उसके अंदर अगर नमी है तो खेतों में है जो थ्रेसिंग से पहले है वो खेतों के अंदर ही है, उस जो फसल है उसको अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसमें जो अतिरिक्त नमी है वो नमी है वह उड़ जाए और उसमें जो नमी है 10 से 11% के आसपास है वो बनी रहे। जब थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग करने के उपरांत जब बीज है उसको में जो मॉइस्चर होती है या उसमें नमी होती है वो लगभग 10 से 11% होनी चाहिए। तो उसको किसान भाई कैसे टेस्ट करें? कोई भी जैसे आपकी बीज वाली फसल है तो उसके जो सूखा हुआ बीज आप दांत से अगर तोड़ते हो तो अगर उसमें कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपका जो बीज है या आपका अनाज है वो भंडारण के लिए उपयुक्त है। उसमें जो नमी है वो 10 से 11% के आसपास है, वो उसमें उपयुक्त नमी है, तो तभी आप उसको स्टोर करें। अगर आपका अनाज गीला है तो उसको हमेशा है लगभग 2 या 3 धूप दे के ही उसके बाद में ही है वो भंडारित करना चाहिए। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें, भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से
100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से नमी होनी चाहिए। ये तो भंडार गृह की बात हो गई। इसी प्रकार किसान अगर अपने खाने के लिए कोई अनाज सुरक्षित कर रहा है तो उसके लिए जो अलग अलग कोठियाँ आती है, बीन आती है, उनका प्रयोग करना चाहिए और उनको भंडारित करने के लिए हमेशा जो जैविक विधियाँ हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते सुखा के उसमें है वो प्रयोग करना चाहिए। उनकी परत, सूखे हुए पत्तों की परत बना के वो अपना अनाज है उसको सुरक्षित करना चाहिए। इसी प्रकार जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों के भंडारण के लिए जो अपनी बलुई मिट्टी आती है, बलुई मिट्टी का भी किसान है वो प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जो सुरक्षा प्रदान करने वाली एक तरीका है, क्योंकि बलुई मिट्टी में सिलिका होता है। सिलिका की वजह से जो कीड़ा होता है वो मिट्टी के अंदर नहीं घुस पाता, घुसता है तो उसके जो शरीर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो अपनी दलहनी फसलें होती हैं उसका जो बीज होता है या अपन खाने के लिए दालें काम में लेते हैं उनको वो नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाएगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में लघु और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि किसान खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिनमें खरगोश पालन काफी मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। बस जरूरत है इनकी उन्नत नस्लों का पालन कर इनकी सही देखरेख करने की। तो चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर RM मिश्रा से। किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख किस्में हैं जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक ज्वाइंट, ग्रे ज्वाइंट इत्यादि। ऊन के लिए खरगोश पालन हेतु स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या एवं सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। आवास स्थान पर रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है
या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है, तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजरों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजरों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या फिर आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजरों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मल मूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजरे होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजरे के बीच मल मूत्र को दूसरे पिंजरों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह भी छोड़नी चाहिए। खरगोश के पिंजरे का आकार 60 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 बाई 45 बाई 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूँकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है। परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से 1 वर्ष में 5 से 6 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक व्यांत में 6 से 7 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। खरगोश 6 से 8 महीने के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही कराना चाहिए। मिंटिंग के लगभग 15 से 16 दिन के पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए। और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा जरूर रख देंगे ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सकें बच्चों को। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है, जिसका वज़न 3 से 4 किलो हो चुका है, उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
पत्तीदार सब्जियों में पालक की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाई बहुत कम दिनों में पालक की खेती से अच्छी आमदनी अर्जित कर लेते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसकी उपज देने वाली कौन कौन सी किस्मों का चयन कर बुआई करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेती बाड़ी में काम करने के कई ऐसे विकल्प हैं जिससे आप हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसमें यदि हम पालक की बात करें तो वो एक ऐसी सब्जी है जिसे आप पूरे साल खाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छी होती ही है, साथ ही यदि आप इसका बिजनेस करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा भी होता है। पालक की खेती का हरी सब्जी फसलों में विशेष स्थान है। देश के लगभग सभी भागों में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों मौसम में इसकी खेती की जाती है। देशी तथा विलायती दो प्रकार की पालक अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है। देशी पालक की पत्तियां चिकनी, अंडाकार, छोटी एवं सीधी होती हैं, जबकि विलायती की पत्तियों के सिरे कटे हुए होते हैं। उपयुक्त जलवायु। देशी पालक गर्म एवं ठंडी जलवायु के अनुकूल है, परंतु गर्म जलवायु में अच्छी पैदावार होती है। भूमि का चयन। जैविक खाद से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी पालक की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करके समतल बना लेना चाहिए। उन्नत किस्में। पालक की खेती से अधिकतम उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र एवं जलवायु के आधार पर किस्मों का चयन करना चाहिए। पालक की कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार हैं, जैसे ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बैनर्जी जायंट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉन्ग स्टैंडिंग इत्यादि। किसान इन किस्मों का चयन कर खेती कर सकते हैं। बीज की मात्रा। पालक की खेती हेतु लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जबकि छिड़काव विधि 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीज को बाविस्टीन या कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। बुआई का समय और विधि। इसके लिए लाइनों से लाइनों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। गोबर की सड़ी हुई खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर तथा 8 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। खाद की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में समान रूप से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिट्टी में मिलाएं और नेत्रजन की शेष मात्रा को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद फसल में छिड़काव करें। इससे पत्तियों की बढ़वार अच्छी होती है। सिंचाई प्रबंधन। पालक बीज के अंकुरण के लिए नमी अत्यंत आवश्यक है। नमी की कमी महसूस होने पर खेत की जुताई से पूर्व सिंचाई अवश्य करें। बीज अंकुरण के बाद गर्म मौसम में हर सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है और शरद मौसम में 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बाकी खरपतवार के अनुसार करनी चाहिए। रोग एवं कीट रोकथाम। साधारणतया इसकी फसल में रोगों का प्रभाव नहीं होता है। यदि होता है तो बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। रोकथाम के लिए 0.2% ब्लाइटॉक्स 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। पालक में माहू, बीटल और कैटरपिलर कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 1 लीटर मेलाथियान को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। फसल कटाई। लगभग 20 से 25 दिन बाद पालक की पहली कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर 6 से 7 कटाई कर सकते हैं। पालक की खेती से लगभग 100 से 125 क्विंटल हरी पालक प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। पालक की खेती यदि बीज उत्पादन के लिए की जा रही है तब 10 से 17 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पेटोली, जिला करौली के कृषक राजीव वर्मा ने। आप बछड़े बछड़ियों में होने वाली दस्त की समस्या के समाधान के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो राजीव वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दस्त, जिसे अंग्रेजी में डायरिया के नाम से जानते हैं, यह समस्या किसी भी जीव में हो काफी गंभीर समस्या होती है। दुधारू पशुओं की अगर बात करें तो इनके नवजात बच्चियों और पाड़ियों में जन्म से 1 महीने की आयु तक दस्त की समस्या बहुत ही गंभीर होती है। अगर नवजात में यह समस्या आ जाती है तो बिना देरी किए उपचार कराएं, अन्यथा नवजात की मृत्यु हो सकती है। दस्त की समस्या विषाणु, जीवाणु या परिजीवियों से होती है, जिसका कारण होता है पशुशाला में गंदगी, खान पान में गंदगी और एक और कारण जो सबसे प्रमुख है वो है नवजातों का अधिक मात्रा में खीस या दूध पी लेना, जिससे उसका पाचन सही नहीं होता है और उसे दस्त होने लगता है। दस्त के लक्षणों की अगर बात करें तो पीले रंग का बदबूदार दस्त होता है। कभी कभी मल के साथ गैस निकलता है और मल के साथ हल्का खून आने लगता है। ऐसे में नवजात बहुत कमजोर हो जाता है और उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और सही उपचार के अभाव में उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि 20% नवजातों में दस्त से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बिना देरी किए ही उपचार जरूरी है। इसके उपचार के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवाओं में नॉरफ्लोक्सासिन और ऑरफ्लोक्सासिन टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा नवजात को सलाइन और ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जिससे दस्त की समस्या दूर हो जाती है। पशुपालक भाइयों, व्यांत के 1 सप्ताह बाद कृमिनाशक दवा जरूर पिलाएं, जिसमें आप पिपराजिन दे सकते हैं। एक बछड़े को 20 से 25 मिलीलीटर देना होता है। यह दवा पेट के कीड़े मारने के लिए होती है। ऐसे में पेट के कीड़ों के कारण दस्त की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा दस्त से बचाव के लिए पशुशाला की साफ सफाई, पशुओं का सही खान पान और नवजात को संतुलित मात्रा में खीस या दूध दें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर अपने डेयरी को नुकसान से बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्प रत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।